पहले तो इतना करो, उसके बाद आगे बताएंगे। एक सेकेंड रुकना जरा सा। मुझे आप 2 मिनट का ब्रेक देंगे? थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए 2 मिनट का। 2 मिनट में मैं आती हूँ। चलिए अब आते हैं डू पे। देखिए डू का मतलब होता है करना। करना के सेंस में जब आप करने की बात करते हो तो क्या करना है, यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस एक्शन की बात कर रहे हो। मैंने कहा ना कि हर चीज के साथ तो हम डू लगा नहीं सकते हैं। कभी आप कहोगे आई डू अ मिस्टेक, नहीं, आई मेक अ मिस्टेक बोलते हो, है ना। इसका मतलब है कि कुछ एक्शंस के साथ ही डू का इस्तेमाल होता है करने के सेंस में। अब आइए डू V1 का SES फॉर्म जो होता है वो डज होता है, सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है और ING फॉर्म डूइंग होता है। ये 5 फॉर्म डू के होते हैं। अब आओ सेकेंड पिजन जो था वो उड़ गया, सॉरी इसमें रुको, पहले आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करती हूं। अब देखो अगर मैंने कहा कि ये डू क्या है तो मैं आपको पढ़ा रही हूं प्राइमरी वर्ब में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, यानी डू जो है ये मेन वर्ब का भी काम करेगा और डू हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। अब मैं उतना डिटेल क्या दिखाऊं डू में, डू का मतलब तो सिर्फ बहुत आसान है ये। तो मैंने क्या किया, एक ही सेंटेंस लिया जहां पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का इस्तेमाल किया। एक ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में मैंने डू का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हो गया मेरा काम दोनों। और आप एक चीज और देखो, अगर मैं कहूं आई डू माई वर्क, इसका मतलब है कि मैं अपना काम करती हूं,
आई डू नॉट डू माई वर्क, इसका मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है। चलो फिर से थोड़ा सा सोचते हैं। क्या अगर मैं कहूं आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश समझती हूं। इसका मतलब है कि मेन वर्ब के रूप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रही हूं नहीं समझती हूं, तो कह रही हूं आई डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसका मतलब है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इन नेगेटिव सेंटेंस, है ना। देखो पहला पॉइंट कि डू डज डिड कहां आता है, नेगेटिव सेंटेंस में। कब? अब टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे किस में। अभी तो फिलहाल हम समझ रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, इसका मतलब मैं समझती हूं, तो मुझे डू की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा मैं नहीं समझती हूं तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आया। दिस मीन्स हेल्पिंग वर्ब कहां आता है, नॉट के पहले, और मेन वर्ब वही नॉट के बाद दिख रहा है। लेकिन कहोगे ठीक है पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखा आपने, वही चीज तो लिखा, लेकिन यहां क्यों डू लगाया। अब आओ सेंटेंस सुनो। अगर मैं कहूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूं, मैं समझती हूं, क्या कर रही हूं, जोर दे रही हूं। जब आपको मेन वर्ब पर जोर देना हो ना, तो उसके आगे डू डज डिड लगा सकते हो। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में ही आएगा, हर टेंस में नहीं चलता। इसका मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूं, आई डू अंडरस्टैंड, यानी आई अंडरस्टैंड सिंपल है, मैं समझती हूं। लेकिन मैं अगर जोर दे रही हूं तो मैं कहूंगी आई डू अंडरस्टैंड। समझ में आया? इसलिए लिखो नीचे, जब मेन वर्ब पर जोर देना हो, जब मेन वर्ब पर जोर देना हो, व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द मेन वर्ब, तो पॉजिटिव वाक्यों में भी मेन वर्ब के पहले डू डज अथवा डिड का प्रयोग होता है। तो पॉजिटिव वाक्यों में भी मेन वर्ब के पहले डू डज अथवा डिड का प्रयोग होता है। वी यूज डू डज और डिड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस टू। पॉजिटिव वाक्यों में भी डू डज और डिड का प्रयोग होता है। वी यूज डू डज और डिड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस टू। जैसे कौन कौन सा सेंटेंस, सेंटेंस 2 एंड सेंटेंस 3, ये लिखना। अब सेंटेंस 3 में आ जाओ, जरा ध्यान से देखो। आपने गलती की है, आपने गलती की, जोर दे रही हूं मैं। यू मेड अ मिस्टेक सफिशिएंट था, आपने गलती की। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाह रही हूं कि तुमसे गलती हुई, तो मैं कहूंगी यू डिड मेक अ मिस्टेक। जोर दिया कब, पास्ट टेंस में, आपने पास्ट टेंस में गलती की। ठीक है। अभी आपके जितने क्वेश्चंस है ना, अभी हटाइएगा नहीं क्वेश्चंस। मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, अभी उसको करेंगे, पहले खत्म करके। आपसे गलती हुई, he did make a mistake। अब अगर मैं कर रही हूं did और उसके बाद लगा रही हूं make का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, बताओ कौन सा फॉर्म, सोचो। डू डस और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसीलिए नेगेटिव हो, चाहे ये सेकेंड जो मैंने आपको लिखवाया जोर देने वाला वाक्य, वहां पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिखिए नीचे, यहां पर दिखा दो फर्स्ट फॉर्म और यहां पर भी दिखा दो फर्स्ट फॉर्म, और लिखो डू डस और डिड के पहले, सॉरी, डू डस और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डू डज एंड डिड।
बोलिए कोई प्रॉब्लम? आफ्टर डू, डस एंड डिड वी यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बोलिए कोई प्रॉब्लम आप लोग को? नाउ सी, लास्ट में आइए, सॉरी फोर्थ में आइए. आई वर्क मोर देन ही डज. देखो मैं कह रही हूं, एक सेकेंड रुकना, पहले मैं देख लूं कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं. द assassin was convicted and ordered to be hanged. बेटा आप एंड लगा रहे हो, ठीक है? एंड से दो वर्ब क्यों नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं. एंड के बाद तो दूसरा वर्ब आएगा ही. अगर मैं कहूं सिट एंड स्टडी, इसको आपको कह रही हूं यू सिट एंड स्टडी, तो दो वर्ब लगाया ना, एंड से तो जोड़ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, आई एम ओनिंग अ कार भी हो सकता है क्या? बिल्कुल गलत है. आई एम ओनिंग नहीं हो सकता, आई एम पजेसिंग नहीं हो सकता, इसलिए तो आई एम हैविंग नहीं हुआ. अब ओन में आईएनजी कैसे लगा दोगे? मैम हैविंग के बाद V3 कब यूज होगा? हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही तो मैं बता रही हूं आपको, पार्टिसिपल में. तभी तो रोक दिया कि मैं उसको अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी, वो पार्टिसिपल का है. हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डू डस और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. अब आइए फोर्थ में, आई वर्क मोर देन ही वर्क्स होगा कि ही डज होगा? क्या होगा? ही वर्क्स होगा, नहीं ही डज होगा. क्यों? क्योंकि आई वर्क, ही वर्क्स रिपीट नहीं हो रहा. सोच लो खुद ही, रिपीटिशन ऑफ वर्ब है ना, तो रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन से बचना है. रिपीटिशन से बचना है तो कैसे बचे? तो कहते हैं वर्ब का रिपीटिशन से बचने के लिए आपके पास डू शब्द है. डू ऐसा वर्ब है जो वर्ब के रिपीटिशन से बचा सकता है. भाई नाउन के रिपीटिशन से बचाने के लिए पूरा प्रोनाउन है. मैंने कहा था कि नाउन हर जगह नहीं आता, बार बार आप नाउन रिपीट करोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, तो क्या करोगे? प्रोनाउन लगाओगे, है ना? तो वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको डू के फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए. इसीलिए अगर मैं यहाँ पे ही वर्क्स और ही डज दोनों दे दूं तो आप कहोगे डज बेहतर होगा, वर्क्स हटा दो, है ना? क्यों? वर्क के रिपीटिशन से बचने के लिए हमने डू के फॉर्म का प्रयोग लिया है. मतलब लिखो नीचे, वर्ब के रिपीटिशन से बचे. रिपीटिशन का स्पेलिंग क्या है? चलो रिपीट का स्पेलिंग क्या है? ये है ना? तो रिपीटिशन का स्पेलिंग क्या? ये हो गया? नहीं, ए हटेगा. रिपीटिशन कह रही हूं मैं, रिपीटिशन नहीं बोल रही हूं मैं. इसीलिए रिपीटिशन, वर्ब के रिपीटिशन से बचने के लिए डू के फॉर्म का प्रयोग होता है. वी यूज फॉर्म्स ऑफ डू टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ब. We use forms of do to avoid repetition of verb. We use forms of do to avoid repetition of verb. समझ पाया? इसीलिए अब यहां तो समझ में आ गया. अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन, आपको प्रोनाउन और वर्ब दोनों का मिला के क्वेश्चन दिया है. ध्यान से देखो, जब आपको नाउन के रिपीटिशन से बचना है तो प्रोनाउन लगाते हो. यानी अगर मैं उसी लड़के के लिए फिर से राम यूज करूं तो कहोगे राम हटाओ, ये लगाओ. लेकिन अगर मैं कहूं दिस बॉय दैट बॉय तो कहोगे यहां बॉय शब्द का रिपीटिशन हो रहा है लेकिन सेम व्यक्ति तो नहीं है. अब क्या करें? अब ही लगा दोगे दैट बॉय के जगह पे तो फिर तो पहला लड़का का ही संबोधन हो गया. तो कैसे हम इससे बचें? तो अगर मैं कहूं कि दिस बॉय तो दैट वन कहना पड़ेगा.
यानी अगर आपको सेम नाउन के रिपीटेशन से बचना है तो ही लगा दो लड़के के केस में, शी लगा दो लड़की के केस में, इट लगा दो कोई नॉन लिविंग के केस में। लेकिन अगर मैं बॉय कह रही हूं लेकिन वही बॉय नहीं है, यानी वही नाउन वर्ड है लेकिन लड़का वो नहीं है, तब क्या करूं? तब वन लगाते हैं। जैसे सेकेंड पिजन और फर्स्ट पिजन, वर्ड पिजन रिपीटेड है लेकिन वही पिजन तो नहीं है, दूसरा है, इसलिए हम इट तो लगा नहीं सकते अब सेकेंड पिजन फर्स्ट पिजन की जगह पे। क्यों? क्योंकि सेकेंड पिजन कोई और पिजन है, फर्स्ट पिजन कोई और पिजन है, राइट? तो हमने क्या किया कि फर्स्ट पिजन के जगह पे द फर्स्ट वन लगा दिया, हो गया मेरा काम। चलो अब आते हैं वर्ब में। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, बहुत अच्छा है, लेकिन वर्ब का रिपीटेशंस भी तो बचना है। वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए हम डू के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म लगा रहा है, हम भी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, डन। लेकिन वर्ड तो हमने डू लगा दिया ना, वर्ब भी चेंज और ये प्रोनाउन भी चेंज, यानी आंसर इज थर्ड, है ना? क्योंकि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और वर्ब के रिपीटेशन से बचने के लिए डू के फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वो दोनों यहां पे हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना। यहां पिजन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग हो रहा है। हियर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन पिजन, to avoid repetition of noun pigeon, one has been used, or fly यानी जो वर्ब है उसके रिपीटेशन से बचने के लिए डू के फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। एंड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ फ्लाई we have used a form of do. We have used a form of do. So answer 3 is correct. इसलिए आंसर 3 करेक्ट है। बोलिए, आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछो, क्योंकि मैं आज आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब खत्म कर चुकी हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन कोई पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, उसी का एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आ जाओ। इसका शॉर्ट आंसर आपको देना है, और जो शॉर्ट आंसर अगर देते हैं लोग, इसका आंसर देना है। शॉर्ट ही क्यों बोलूं मैं सिर्फ कहूंगी इसका आंसर देना है आपको। तो इसके आंसर्स कितने हो सकते हैं मैं लिख दूं? और कोई जवाब आपको पता है तो बता दो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं शीट आपको शेयर कर देती हूँ। आपको अगर थोड़ी सी हड़बड़ी है ना, मैं रोक रही थी कि उसमें कई चीजें हैं जो अभी नहीं की हो। एनीवे, मैं आज ही शीट आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी वर्ब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो मैं उसको 900 1000 आपको रिकमेंड अभी तुरंत नहीं करूंगी। लेकिन हाँ,
हो सके तो ऑनलाइन आप लोग कम से कम इतना याद रखना कि आपको वॉल्यूम 1 आपके पास तो होना चाहिए, ये तो सबके पास होता है। 1000 डिटेक्टिंग एरर, क्योंकि आपको चेक भी तो करना है कि मैं सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लड़ रहे हैं कि नहीं। एंड 900 प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये तो 3 होना चाहिए। आज मैं वर्ब का जो शीट है वो आपसे शेयर कर दूंगी। अब आइए देखो, अगर हम कहें इसका जवाब I2 है, तो I2 के बाद लव के लिए आपने जो भी मैंने सिखाया है आपको कि लव वर्ब रिपीट कर रहे हो, है ना, उसके बदले में डू लगाओ, तो आपने तो कुछ ऐसा लगाया ही नहीं। तो I2 क्या, सेंटेंस अधूरा है। मैं भी, व्हाट मैं भी का मतलब क्या हुआ, मैं भी क्या करते हो, राइट इसीलिए ये सेंटेंस, ये आंसर रॉन्ग है। अब मी टू आओ, देखो अभी अभियान चला था ना हाल में कि अगर कोई लेडी कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, मुझे मॉलेस्ट किया गया है, तो उसमें मी टू का अभियान चला कि मेरे साथ भी हुआ है। यानी मी टू का मतलब मैं भी नहीं है, मुझे भी मॉलेस्ट किया गया है। तो मी टू का मतलब मुझे भी होता है। यानी मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म नहीं है। अगर कोई कह रहा है आई मतलब करने वाला, लव यू, तो उसका मतलब है कि फिर कोई दूसरा भी थोड़ी कहेगा कि हाँ तुम मुझे भी प्यार करते हो, ऐसा थोड़ी है। यानी मी टू का मतलब मैं भी नहीं है, मी टू का मतलब मुझे भी है, कि मुझे भी ऐसे ही ट्रीटमेंट मिला है, तभी तो मी टू का अभियान चला था। कई फीमेल जर्नलिस्ट एक साथ आ गई कि हाँ सेम इंसान ने मेरे साथ भी गलत व्यवहार किया था, तो सभी ने मी टू बोला था, है ना, मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए मी इज एन ऑब्जेक्ट, ये करने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है कि आप उसको सब्जेक्ट के रूप में लगा के जवाब दे रहे हो। खत्म। आई लव यू टू, एक तो सबसे पहली गलती क्या थी कि लव का रिपीटिशन कर दिया, और बड़ी गलती क्या किए हो कि टू लगा दिए हो यू के नजदीक। इसका मतलब निकल रहा है पता क्या, कि मैं तुम्हें भी प्यार करता, मतलब और भी कही है, समझ में आया, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, व्हाट तुम्हें भी, आप बोलना चाहते हो मैं भी तुमसे प्यार करता। अगेन यहां तक तो ठीक लगा, लेकिन लव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्ब अभी बताया था नॉट करेक्ट, है ना। आई ऑल्सो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑल्सो जनरली हम आखिरी में यूज नहीं करते। एडवर्ब में पढ़ोगे कि ऑल्सो का प्रयोग ऐसे सेंटेंस के लास्ट में एक आध एक्सेप्शन छोड़ के फिर हम लोग कहीं यूज करते भी नहीं है, इसलिए दोनों खत्म। इसका आंसर है सो डू आई। सो डू आई का मतलब मैं भी, क्या किया, देखो डू यानी लव को रिपीट किया, है ना, लव के रिपीटिशन से बचाया, और यहाँ पे सो से जब शुरू करते हैं ना, तो पहले डू आया फिर आई आया। ये इन्वर्जन में पढ़ोगे शॉर्ट आंसर्स कैसे बनाते हैं, इसीलिए इसका आंसर ये है जो जनरली क्या हम कभी नहीं देते, है ना। आंसर सही ये क्या बचाया, देखो रिपीटेशन ऑफ वर्ब से भी बचा लिया, है ना, और उसका जवाब भी दे दिया। क्लियर। अब आओ एक आध पॉइंट और देख लो, डू का ही फॉर्म है। चलो ये दोनों सेंटेंस लिखो, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये वर्ब के यूसेज में नहीं आएगा डन यहाँ पे, लेकिन फिर भी देख लो।
देखो ध्यान से सुनो, द केक इज डन एंड आई एम डन। सबसे पहले बताओ यहां डू का थर्ड फॉर्म डन है, तो जो लोग जानते हो, जो लोग पैसिव वॉइस जानते हैं ना, कहते हैं ये इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। भाई आई एम डन पे मेरा पर काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है ना। और केक पर कौन काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है किस पर कोई काम कर रहा है। जब आप केक पका रहे होते हो या सूप पका रहे होते हो या खाना ही पका रहे होते हो, चावल ही पकाते हो, तो जब छू के देखते हो कहते हो द राइस इज डन, इसका मतलब पक चुका, यानी कि इसका मतलब हो गया नहीं, पक चुका। तो कहोगे जब फुली वो कुक्ड हो जाता है तब डन का प्रयोग हुआ। अगर मैं खाने बैठी हूं, आप परोसते जा रहे हो, मैं कहूंगी आई एम डन, मतलब हो गया मेरा, अब नहीं चाहिए। इसका मतलब ये डन और ये डन, इसका दोनों का मतलब ये दोनों एडजेक्टिव है। और ऐसे केसेस में जानते हो जब आप कंफ्यूज करते हो ना, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगी। क्या करना है आपको मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी डाउनलोड करना है। मैरियम वेबस्टर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। और उसमें वर्ब जब मैं डन टाइप कर रही हूं, डू टाइप नहीं कर रही हूं, डन, तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डू, और इसका मतलब होता है कुक्ड कंप्लीटली और इनफ। इसका मतलब यहां तो कुक्ड कंप्लीटली आ रहा है, एंड आई एम डन का मतलब इनफ हो गया, अब नहीं चाहिए, राइट। तो वही तो मीनिंग निकल रहा है। सो डन लिखो। अगर डन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं, वर्ब के रूप में नहीं, तो इसका मतलब पहला होगा हो गया। देखो ध्यान से, पहला में कुक्ड कंप्लीटली है। अगर मैं कहूं आई एम डन, जैसे मान लो हम लोग सबको दिया गया है कोई क्वेश्चन करने के लिए और हम लोग फटाफट कर रहे हैं, और मैं कहूंगी पेन रख के आई एम डन, इसका मतलब मेरा हो गया। तो मेरा हो गया मतलब अराइव टू एन एंड, अंत कर लिया मैंने, खत्म कर लिया। इफ खाने वक्त में कह रही हूँ आई एम डन, मतलब इनफ हो गया, बहुत हो गया और नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में डन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। सो हम लोगों ने डू वर्ब के लिए पढ़ा था, लेकिन क्योंकि उसका एक एडजेक्टिव फॉर्म है इसलिए वो कर ले रही हूं मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दूं। अगर ये कहें ही इज गॉन, तो देखो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है। नहीं है, गो का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ही इज गॉन मतलब गया, अब नहीं है यहाँ पे। और ही हैज गॉन मतलब यू चला गया है। ही हैज गॉन का मतलब वो जा चुका है, और ही इज गॉन मतलब गया, अब यहां नहीं है। इसका मतलब नो लॉन्गर प्रेजेंट। और देखो गो का फॉर्म है थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पे थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब अब वो यहां नहीं है, तब आप कहते हो ही इज गॉन, ठीक है। इसीलिए हमेशा थर्ड फॉर्म को, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मत समझना, कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है।
Do we need to refer to anything else from your book side by side or just revise the class notes? देखो मेरा जो class notes है ना, my class notes are sufficient because it covers complete aspect of everything that is in the book or not in the book. Book इसीलिए थोड़ा limited है. The reason is book पढ़ते हैं जब बच्चे ना तो खुद पढ़ते हैं, इसलिए मैं बहुत complicated चीज़ वहाँ explain नहीं कर सकती हूँ. और anyway मैं आपको ज़्यादा ही पढ़ा रही हूँ. But as far as the questions are concerned, that must be done from everywhere. My volume 1 also, 1000 detecting error, 900 sentence improvement, सब जगह से करोगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए. प्रैक्टिस के लिए भी मैं भेजूंगी आपको शीट्स, वो भी कर लेना. अभी तो वर्ब के शीट्स बहुत है जो करने हैं आपको. मुझे वर्ब का शीट और टेंस का शीट मुझे फॉरवर्ड करवा देना. शीट्स देना, क्योंकि आप जो देते हो ना पीडीएफ, वो कई लोगों का खुलता नहीं है, वो शीट्स में करके दोगे मुझे. चलो वही बना के जैसे देते हो. टेंस का बाद में दे देना, अभी पहले वर्ब का दे दो, बट टेंस का भी चाहिए था मुझे. अब आ जाओ वोकैबुलरी में. मैं आपको अभी टेलीग्राम में भेज दे रही हूँ उस शीट को. मुझे पहले से चलो मैंने आपको भेज दिया है शीट. सेकेंड नंबर शीट मैंने भेज दिया है, देखिए. सेकेंड नंबर शीट में आइए. आपको महसूस होगा कि जो वर्ड्स हैं मैं आपको अभी क्लास के बाद फिर से मैं भेज दूंगी. हालांकि फोटोकॉपी का भेजा है मैंने, इससे थोड़ा सा हल्का आ गया है, ठीक है. फोटोकॉपी का ही मैं भेजा है मैंने आपको. क्लास के बाद मैं सीधा अपने कंप्यूटर से भेज दूंगी. वोकैब 2 में आओ. देखो इसमें अगेन मैं आज आपको सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरू कराना चाह रही थी. सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस में अगर हम आएंगे ना तो मैं 19 नंबर से शुरू करना चाहूंगी. 19 में है एट सी, ठीक है. आज पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस पहला कर ले. एट सी का मतलब समझो क्या है. बेटा सचिन सरोहा, आप एक ही क्वेश्चन में बहुत देर से लटके हुए हो
और उसको मैं समझा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि वो प्रोनाउन का क्वेश्चन है। भाई दिस कॉस्ट द डिफिकल्टी इसलिए कह रही हूं क्योंकि रिवर ने डिफिकल्टी कॉज नहीं किया है, रिवर का ओवरफ्लो करना रिवर प्रॉब्लम कॉज किया है। अब मैं कैसे दिस का एक्सप्लेनेशन समझाऊं जब तक मैं प्रोनाउन नहीं समझाऊंगी तब तक। वहां पे बस दिस कॉस्ट होना चाहिए क्योंकि रिवर का ओवरफ्लो करने की बात हो रही है। आइए वो कैप 2 में एट सी का मतलब देखो ध्यान से क्या है, क्योंकि आप लोग सारे ग्रामर से अगर क्वेश्चन पूछोगे ना तो एक तो सबसे पहले कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरा ध्यान अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वर्ब की तरफ कंसंट्रेट करवाऊं, आप कहीं और चले जाते हो। उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी तो वो समझ में तो आएगा नहीं, इसीलिए कोशिश करो पहले कहीं भी वर्ब पढ़ रहे हो पहले वो वर्ब पढ़ो, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन लाओगे सब कुछ कंप्लीटली कवर कराऊंगी मैं, लेकिन उस समय आने पर ना। एट सी, जब आप सी में जाते हो, सूरज ऊपर है और चारों तरफ पानी है, तब तो डायरेक्शन ही पता नहीं चल पाता। क्या होते हैं हम, टोटली कंफ्यूज होते हैं, इधर भी पानी उधर भी पानी, सब तरफ पानी। तो फिर मैं कैसे महसूस करूं कि मुझे कहाँ जाना है। यानी कि एट सी में आप टोटल कंफ्यूज्ड हो जाते हो, इसलिए एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। ठीक है, परप्लेक्स्ड, एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड। puzzled, और वर्ड, 4 वर्ड ऐसे हैं जो आपको अजीब सा एक जैसा लगेगा। एडल्ड, मडल्ड, बी फडल्ड। ठीक है, ये 3 वर्ड एक जैसा लगेगा। और एक वर्ड लगाना चाहो लगा लो, बैम्बुजल्ड। ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि कंफ्यूज्ड हूं मैं। एट सी, एडल्ड, मडल्ड, बी फडल्ड, देखो तीनों एक जैसा सुनने में लग रहा है। ये चारों का मतलब पजल होता है, ऐसे याद करें, एडल, मडल, बी फडल, पजल, मतलब सब में कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, बैम्बुजल्ड, ये सब हुआ एट सी का। अब आओ नेक्स्ट 20, एट होम। जब आप घर पे होते हो तो कैसा फील करते हो आप, रिलैक्स्ड फील करते हो ना, इसलिए एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड। ठीक है, इसका मीनिंग लिखो, कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, है ना। लेकिन कंफर्टेबल का एंटोनिम क्या होगा, अनकंफर्टेबल बोलोगे, चलो हम ईडियम पढ़ा रहे तो ईडियम ही देंगे। जब किसी फिश को पानी से बाहर निकाल दो तो कैसा फील करेगी वो, अनकंफर्टेबल, है ना। इसीलिए इसका एंटोनिम में एक फ्रेज है, ईडियम है, फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब ही हो गया अनकंफर्टेबल, मतलब इल एट ईज। एट ईज मतलब आराम से, तो उसमें इल लगा दिए, इल कोई भी चीज को नेगेटिव बना देता है, इसीलिए एट ईज मतलब आराम से, और इल एट ईज, ईज बना है इजी से, है ना। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ईज नाउन है यानी आराम से, तो इल एट ईज होता है परेशान, अनकंफर्टेबल। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ 21, add fuel to the fire। आर्टिकल भी ध्यान रखना, द फायर है, ठीक है। जब आप आग में फ्यूल डालते हो, इसका मतलब आग में घी डालना, हिंदी में तो सुना ही हो, मतलब कोई ऐसे ही प्रॉब्लम में है और परेशानी उसका और बढ़ा दे रहे हो, या कोई मामला ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ पड़ा है और तुम उसमें और जाके और परेशानी क्रिएट कर दे रहे हो, यानी पहले से आग भड़की हुई है और उसमें हम घी डाल दे रहे हैं, तो वही तो है ना, भड़का हुआ आग और क्या होगा, भड़क जाएगा। सो एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है टू
aggravate a problem. To aggravate a problem. एग्रावेट का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना, एग्रावेट बढ़ा देना, वो नेगेटिव चीज को, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ 22, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। ये मैंने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट में, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। अब देखो, एक तो मैं यहां पर एक और वर्ड बताऊंगी कि जानते हो जब नाउन आप पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे कि किसी भी तरह के नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। नॉन लिविंग के साथ, केक के साथ एडजेक्टिव है डन, ठीक है। नाउन केक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ही तो कहते हैं। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, किसी भी नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते अगर वो नॉन लिविंग होता है तो। स्टोन इसमें ये फ्रेज जो है ना, ये एक्सेप्शन है। और विद इन अ स्टोन्स थ्रो मतलब इतना नजदीक कि पत्थर फेंके तो उसके अंदर ही वो जगह आ जाए। तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हुआ? वेरी नियर, नॉट फार, ठीक है। नेक्स्ट आओ 23rd, बेल द कैट। बेल द कैट मतलब, कहानी सुने हो ना कि सारे चूहे ये प्लान बनाए कि बिल्ली रोज आती है दबे पांव और हम में से एक को पकड़ती है, तभी सब भागते हैं, एक ना एक तो जान गंवाता है। तो क्यों ना हम लोग बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, तो बिल्ली आएगी तो हमें पता चल जाएगा। उसमें एक बूढ़ी सी चुहिया थी, वो कहती हाँ ये बात तो बहुत अच्छा सलाह है, बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन ये बताओ बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इसका मतलब कि कौन प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर्सनल रिस्क पे जाएगा। सो बेल द कैट का मतलब है टू डू समथिंग एट वंस पर्सनल रिस्क। To do something at one's personal risk. कास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है बेटा। आदित्य कुमार, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स बिल्कुल सही है, लेकिन कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट ही होता है, कास्टेड कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ 24, बर्न अ होल इन द पॉकेट। देखो, बर्न मतलब जलाना, अ होल एक छेद कर दिया, कहां पे? इन द पॉकेट, यानी आपके जेब में। अगर आपके जेब में होल बर्न कर दे तो क्या होगा? आपका जो पैसा है फटाफट एकदम नीचे गिर जाएगा, मतलब खत्म। वही तो है कि अगर देखा जाए इन इंडिया द मैरिजेस बर्न अ होल इन द पॉकेट ऑफ द पेरेंट्स, स्पेशली ऑफ द गर्ल्स। मतलब बहुत तेजी से पैसा खत्म करता है आपका। सो बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब है टू गेट समथिंग, नॉट समथिंग, expenses incurred very quickly. Marriages burn a hole in your pocket. इसका मतलब है कि आप एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हो और वो भी बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, टू मेक यू स्पेंड मनी वेरी क्विकली। ठीक है। नेक्स्ट आओ 24 तक खत्म हो गया। अब 25 आओ। 25 जो वर्ड है वो है ब्लू ब्लड। देखो इसका ओरिजिन कहां हुआ है।
जिस समय हम लोग एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन राज करते थे, और ब्रिटिश जो होते थे, जो राज करते थे हमारे ऊपर, एकदम गोरे गोरे होते हैं, और उनके जो वेन्स दिखते हैं ना, आपको ब्लू ब्लू वेन्स दिखेंगे उनके स्किन पे। तो जो अनपढ़ हमारे किसान या हम लोग जो थे उस समय, जो दबे कुचले वर्ग थे, हम लोग को ये फील होता था कि भाई ये तो शाही लोग हैं, देखो इनका तो नस्बी, इनका तो खून भी नीला है ना, तो खून भी ब्लू है, तो शाही लोग है। ब्लू ब्लड का मतलब हो गया रॉयल पीपल। ठीक है, ब्लू ब्लड इज रॉयल पीपल। 26 आओ, ब्लू मर्डर। ये ध्यान रखना, खाली ब्लू मर्डर ऐसे नहीं आता है, इसका होता है क्राई या स्क्रीम ब्लू मर्डर। जब आप चिल्लाते हो तो स्क्रीम या क्राई करते हो, तो इसका मतलब होता है हो हल्ला मचाना, है ना, मचाना इज क्राई और स्क्रीम, ब्लू मर्डर इज हो हल्ला। अब सोचो कैसे बना कि जब कोई भी ब्लू ब्लड का मर्डर होता था ना, पूरी तरह से हो हल्ला मच जाता था, और बाकी हम तो ऐसे ही दबे कुचले थे, कोई भी मार ले आके, है ना। तो इसीलिए टू क्राई और स्क्रीम ब्लू ब्लड का, ब्लू मर्डर का मतलब ही निकला टू रेज और ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है हो हल्ला। टू क्राई ब्लू मर्डर और टू रिपीट ब्लू मर्डर का, सॉरी रिपीट करने बोल रहे हैं आप, टू स्क्रीम ब्लू मर्डर का मतलब होता है हो हल्ला मचाना। 23 बेल द कैट का मतलब है अपने पर्सनल रिस्क पे कुछ काम करना, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाओगे तो जो बांधने जाएगा चूहा वो तो मारा ही जाएगा, यानी कि पर्सनल रिस्क पे जाके वो घंटी बांध रहा है। समझ में आया? और अपोज्ड टू यूजिंग होगा, टू अगर प्रेपोजिशन उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, जेरेंड फॉर्म में, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। आदित्य 27 बैड ब्लड। बैड ब्लड देखो क्या होता है। अब तो हम लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहर है जहां पे हमें किसी से पहचान वहचान नहीं होता, हम सबको ना जानते हैं और ना ही मानते हैं कि हमारा कोई लगता है। लेकिन आपको पता है जब सिविलाइजेशन बढ़ रहा था तब छोटे छोटे गांव बनते थे, और उस गांव को बसाने वाला एक ही व्यक्ति होता था जिसके ही सारे लोग, इसीलिए आज भी देखो कि गांव में आप क्या होता है, गांव में कहते हैं शादी नहीं कर सकते आप अपने गांव में। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि एक ही आदमी था जो गांव बसाया है और ये सारे हम लोग उन्हीं के, है ना। तो अपने गांव में तो शादी होती भी नहीं है, जानते ही हो। तो इसलिए कहते थे कि जो अपने ही जब कोई किसी से दुश्मनी हो जाता था ना, तो कहते थे अपना ही खून गंदा निकल गया, मतलब बैड ब्लड निकल गया, अपना ही खून गंदा निकल गया। हालांकि ओरिजिन वहां से है, लेकिन आप खुद सोचो, बैड ब्लड का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि कोई रिश्तेदार आपसे दुश्मनी मोले। बैड ब्लड का मतलब ही होता है इल फीलिंग या दुश्मनी। इसे बैड ब्लड का मतलब एनमिटी, एनिमोसिटी, इल फीलिंग। अगर मैं कहूं देयर इज बैड ब्लड बिटवीन राम एंड श्याम, इसका मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, बल्कि दोनों के बीच में दुश्मनी है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बैड ब्लड। बोलो कोई प्रॉब्लम? एप्पल ऑफ वंस आई। देखो इसको हिंदी तो बहुत आसान है ना, इसका आंखों का तारा, नहीं आंखों का तारा, इसका मतलब हिंदी तो देखते हो ना, आंखों का तारा किसको बोलोगे? जो बहुत प्यारा होता है, राइट। इसीलिए एप्पल ऑफ वंस आई। आ जाओ 28 में। वेरी डियर, बहुत प्यारा, ठीक है, क्लियर। आज एक काम करिए, आज यहीं तक रहने दीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी यहीं तक रहने दीजिए।